हेलो गाइस, I'm कबीर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रेंस क्लियर, जहाँ पर मिलती है आपको एकदम जेन्युइन और एकदम फैक्टफुल जानकारी। गाइस, अगर आप यहाँ पर हैं, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। जो भी चीज़ आपको यहाँ मिल रही है वो एकदम जेन्युइन है। मैं पहले पूरी रिसर्च खुद करता हूँ, उसके बाद सभी फैक्ट्स देखकर आपको कोई जानकारी देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी, ये मेरा नया चैनल है एंट्रेंस क्लियर, जहाँ पर मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंफॉर्मेशन और अपडेट्स देता हूँ। तो गाइस, इस बार मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो अब तक 30 महीनों से जो तैयारी कर रहे थे, आप लोग जो हार्ड वर्क कर रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर ने नीट 2020 के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। हाँ गाइस, और ये डेट है 26 जुलाई। 26 जुलाई को ऑल इंडिया में नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप सभी की मैं होप करता हूँ कि आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन होगी। और गाइस, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छी बनाइए। अभी भी आपके पास लगभग 80 डेज हैं। तो और मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का क्या रोल होता है? देखिए, स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है। स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। लाइक मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि एक आदमी क्या करेगा कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप उसे एक बार थोरोली फटाफट उसे रीड करेंगे, देन उसके बाद उसे अगेन पढ़ता है और फिर उसे एक बार अच्छे से फिर उसको टाइम देकर पढ़ता है और उसके नोट्स प्रिपेयर करता है। तो इसकी स्ट्रेटेजी हो गई कि वो उस चीज़ को पहले थोरोली कर रहा है, देन अगेन वो उसे अगेन टाइम देकर और फिर उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। वहीं पर जो सेकंड टाइप ऑफ होता है, ये जो जो सेकंड टाइप ऑफ जो स्टूडेंट होता है, लाइक मी, जैसा मैं करता हूँ, मैं एक बार ही किसी चीज़ को कंप्लीट टाइम दे देता हूँ। उसके बाद उसको जब मैं कंप्लीट टाइम देता हूँ तो भी मैं उसके इतने थोरोली नोट्स बना लेता हूँ कि मुझे अगेन उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं उसके नोट्स ऐसे बनाता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो कंप्लीटली मैं उसमें कवर कर देता हूँ। और जब भी नेक्स्ट टाइम या मेरा एग्ज़ाम होता है या फिर मेरे टेस्ट होते हैं, तो उससे पहले मैं उस चीज़ को रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा पूरा चैप्टर कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाता है। लाइक जो चीज़ आपको पूरा पढ़ने में 1.5 से 2 घंटा ले रही है, वो चीज़ मैं 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये आपका डिपेंड करता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग इस तरह से अफेक्ट करती है आपके टाइम को। तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है नोट मेकिंग। तो बेटर ये होगा कि आप एक चीज़ को आप की स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, वो आप पर डिपेंड करती है जो आपको बेटर सूट करती है। लेकिन आप एक बार उसे अच्छे से टाइम दें, उसके अच्छे से आप नोट प्रिपेयर करें, थोरोली उसे एक बार नोट्स को फिर अच्छे से आप रीड करें। अगर कुछ छूट गया है तो अगेन उसमें आप ऐड करें, यानी कि उस चैप्टर को आपको वापस से देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आप सेकंड टाइम चैप्टर को देखना चाहें तो आपको अपने नोट्स में झाँकना पड़े। और नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको कंप्लीटली उस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज दें, जब भी नेक्स्ट टाइम आप उस चैप्टर की रिगार्डिंग अपने नोट्स पर जाएँ। सो गाइस, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। 80 डेज के हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान, अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं और जो हमने कुछ जो एक्सपीरियंस हैं, जो काफ़ी एक जो 2-3 सालों से जो ट्राई कर रहे हैं, उनसे भी हमने चीज़ें पता की है कि वो फेल किस वजह से हुए। सो गाइस, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। लाइक जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर में हमारे ऊपर एक अलग स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, लाइक ज़्यादातर बायो में हमारे साथ ऐसा होता है। जब भी आप बायो के अंदर जा रहे हैं, तो आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो आप जब भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप उसे फटाफट एक बार आप, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से अलर्ट होता है कि मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप एक बार उस क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब एक बार आप फटाफट उसे थोरोली पढ़ जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे नहीं यार, कुछ रह गया, या फिर कुछ टर्म्स जो होती हैं जो हमारे अच्छे से जो हमें समझ नहीं आती, आप अगेन उस क्वेश्चन पे जाते हैं, आप उसे फिर से दोबारा पढ़ते हैं। लाइक पहली बार आपने उसे पढ़ने में 10 से 12 सेकंड दिए, अगेन आपने उसको अच्छे से पढ़ने में आपने उसको 15 सेकंड दिया लगभग। तो गाइज, आपका टोटल मिला के 30 और 35 सेकेंड्स के समथिंग आपका टाइम जो है उस क्वेश्चन को पढ़ने में गया। फिर आप उसके जो ऑप्शंस होते हैं आप उन पर जाते हैं और उसके बाद आप अपना थिंकिंग प्रोसेस करके जो भी आपकी मेमोरी में उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल डाटा होता है, उस अकॉर्डिंग आप उसका जो आपको बेस्ट सूटेबल आंसर लगता है आप उसे चूज करते हैं। सो क्यों ना हम पहली बार में ही उस चीज़ को कम्प्लीटली अच्छे से थोड़ा टाइम देकर पढ़ लें। अगर हम वहाँ पर अपना स्ट्रेस लेवल कम रखें,
अगर आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं फटाफट करूँगा तो ज़्यादा टाइम कर पाऊँगा, जितना आप जल्दी करने की कोशिश करते हैं उतना लेट होता है। और ये छोटी-छोटी चीज़ आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ले जाती है, यानी कि कम से कम 7 से 8 लाख लोगों का डिफरेंस हो जाता है 10 से 15 क्वेश्चन में आपका। सो आप क्या करें, जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, यानी कि आप पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप उसे पहली बार में 2 बार 15 और 20 सेकंड देने से अच्छा है कि आप पहली बार में उसे 25 सेकंड दे दें, 20 सेकंड दे दें, 25 सेकंड दे दें। तो इससे क्या होगा कि आपके 10 सेकंड सीधे-सीधे पर क्वेश्चन में बच गए। तो जिस तरह से अब आपके सेकंड्स बचे, तो अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन पे अगर आपको 10 सेकंड बच रहा है, लाइक अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस में आप कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका 10 से 12 क्वेश्चन का डिफरेंस क्रिएट होता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और आपको भीड़ से बहुत ही डिफरेंट खड़ा करती है। तो इस चीज़ में आप जब भी इस चीज़ का ध्यान रखें, स्ट्रेस लेवल कम रखें, एक क्वेश्चन को आप एक बार टाइम दें, भले आप उसे कम्प्लीटली 20 से 25 सेकंड दे सकते हैं, जिससे आपका 10 सेकंड सीधा-सीधा बचता है, और स्ट्रेस लेवल कम से कम रखें। तो ये तो ये आपकी पहली चीज़। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जब भी रिवाइज़ करते हैं, लाइक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आपने किसी चैप्टर को उठाया, अब आप उसे रिवाइज़ करने जा रहे हैं। ज़्यादातर आप फिज़िक्स में करते हैं ऐसा, फिज़िक्स या केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर ऐसा करते हैं, क्योंकि बायो तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाती है, तो बायो में हम कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। बायो में तो हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में ही करते हैं, हम पेपर के सामने जब हम बैठे होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल हाई होता है। आपको घड़ी का एक-एक सेकंड आपके दिमाग में चल रहा होता है, टिक-टिक लाइक टाइम इज़ गोइंग। सो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो इस चक्कर में आप क्या करते हैं, बायो में तो जो आपकी मैक्सिमम मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, जो आपके जो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं, वो यही होता है कि आप फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कोई क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलो द असर्शन। तो इसमें अब जो नोट है, जब आप इसे फटाफट पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, जब आप पढ़ते हैं तो वो नोट कहीं ना कहीं रह जाता है और आप उसको पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द असर्शन। तो अब आप उन ऑप्शंस को भी उसी अकॉर्डिंग देखते हैं, और यहाँ पर वो नोट जो होता है वो आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट देखिए एग्जामिनर हमेशा ऐसा टारगेट करता है कि वो लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। लाइक इसी तरह से क्वेश्चन उनको पता है बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो है वो पीक पे है, और आप फटाफट उसे पढ़ेंगे, और एक छोटी सी मिस्टेक जो नोट का छोटा सा डिफरेंस है, लाइक लैंग्वेज इस तरह की होती है गाइस कि आप उसे अगर आप फटाफट थोरोली पढ़ रहे हैं तो आपको वो, अगर आपकी बहुत अच्छी लैंग्वेज कमांड है तो ही आप उसे फर्स्ट टाइम में आप उसे कर पाएंगे कैच, अदरवाइज वो रह जाएगी। और जो नोट है वो आपको, वो जो नोट का जो डिफरेंस था, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट फॉलोज, उसको आपने फॉलोज पढ़ लिया, या फिर आपने फॉलोज को डू लिखा हुआ, आपने उसको डोंट पढ़ लिया, डोंट फॉलोज। तो ये छोटी सी चीज इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है गाइस, कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाता है। आपने उसका पूरा टाइम गया, आपका एक तो पूरा टाइम गया जो दूसरे क्वेश्चन में यूज हो सकता था, और वो क्वेश्चन जो आपका इतना इजी होने के बावजूद पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो बायो के अंदर ये आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के। अब आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप का जो क्वेश्चन होता है वो डाटा बेस्ड होता है, या फिर जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड, तो आप उसे कम्प्लीटली कैच कर लेते हैं। इसमें आप उसमें लैंग्वेज के साथ ज़्यादा नहीं खेला जाता, आप उसको आसानी से आप गेन तो कर लेते हैं। हालांकि आपको टाइम तो उसको भी ऐसा ही करना है, 2 बार नहीं पढ़ना है, 2 बार तभी पढ़ना है जब आप उसको फर्स्ट टाइम में पढ़ा आपने उसको अच्छे से, फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह गया तो आपको उसको सेकेंड टाइम रीड करना है। अदरवाइज आपको चांसेस ऐसे ही रखने हैं कि आपको फर्स्ट टाइम में ही क्वेश्चन अच्छे से गेट हो जाए और आप समझे कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, ताकि आप फटाफट उस चीज को आप 2 बार 15 और 20 सेकंड देने के बजाय आप उसको फर्स्ट टाइम में 25 सेकंड दे दीजिए, बट उसको थोरोली कर लीजिए आप। अब जो सेकंड, जो आप मैंने कहा जो आप सेकंड मिस्टेक करते हैं वो आप करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, या आप पेपर से पहले ज़्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हमारे हार्ड टॉपिक्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स के या फिर जो भी हार्ड टॉपिक लगता है चैप्टर में से, उसे हम कोर्स के टाइम पे हम देखते हैं कि हम इसे बाद में रिवीजन में अच्छे से कवर करेंगे। बट जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में हम जो इजी टॉपिक्स हैं उन्हें हम फटाफट फटाफट रिवाइज करके, जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं उन्हें हम स्किप कर देते हैं कि ये थोड़ा ना आएगा, कि मतलब इतना टफ है यार, इसको इतना टाइम दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं और इतने टॉपिक्स में कवर कर लूंगा। तो इस चीज के अंदर जब आप उसे स्किप कर देते हैं तो वही चीज, और लगभग आप देखिए जो न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं वो टफ टॉपिक से ही आते हैं। तो इजी चीजें तो इतना आसान नहीं है, जब आपके सामने 15 से 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं
तो इतनी ईज़ी चीज़ नहीं है कि आप भीड़ से अलग उठ कर आएँ। वो 1-2 टॉपिक्स और छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। देखिए हार्ड वर्क जो है वो कोई भी कर सकता है। एक बच्चा 18 घंटे भी पढ़ रहा है, एक 12 भी पढ़ रहा है, एक 8 भी पढ़ रहा है, एक 5 घंटे भी पढ़ रहा है और 5 घंटे पढ़कर भी वो टॉप 50s में आ रहा है, टॉप 100 में आ रहा है। मैंने इतने कितने इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसके अंदर बच्चे टॉप 100 में, टॉप 50s में 5 to 6 आवर्स की रेगुलर स्टडी से आ रहे हैं। तो क्या और कुछ लोग सोचते हैं कि हम 18 आवर्स पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा कहीं थाउजेंड्स में नंबर नहीं आ रहा। तो गाइज़ और कई बार तो सिलेक्शन ही नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि वो आपके जो आप वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हैं उस टाइम में आप अपने आप को किस तरह से अपने मेंटल पावर को, अपनी एबिलिटीज़ को आप किस तरह से यूज़ ले रहे हैं। लाइक आप इस आपकी जो प्रीवियस स्ट्रेटेजी, आपका एग्जाम हॉल में आपका मैनेजमेंट, आप क्वेश्चन पेपर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन रेट पर। तो आप इन जो मैंने चीज़ें बताई है ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। तो जब भी आप रिवाइज करें तो इजी टॉपिक्स तो हमें पहले से आते हैं। हम क्या करते हैं, रिवीजन को फटाफट करने के चक्कर में इजी टॉपिक्स कर लेते हैं और हार्ड को हम स्किप करते जाते हैं और एग्जाम टाइम की जब पास आ जाते हैं तो वो टॉपिक्स हमारे लिए इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अब इसे इतना टाइम देने से अच्छा है कि मैं बाकी टॉपिक्स को और अच्छे से करूं। जबकि आपको नहीं पता होता कि ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हार्ड टॉपिक्स से, जिन्हें ज़्यादातर बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, वहीं से बनते हैं और यही 10 से 12 क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं। तो देखिए 10-12 क्वेश्चन आप बचाएंगे टाइमिंग में, 10-12 क्वेश्चन आपके बचेंगे टॉपिक्स को अच्छे से, जिन टॉपिक्स को मैक्सिमम ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किप करते हैं उन्हें लेने से। तो आपका यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो आपको भीड़ से बहुत ही अलग खड़ा कर सकता है और आपको टॉप 100 में, टॉप 500 में ला सकता है। और अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं तो आप टॉप भी कर सकते हैं ऑल इंडिया। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं और जो करते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, हम में से ही एक होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं गाइज। और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ एग्जाम के लिए। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, जो चीज़ें मैंने बताई है इन पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ें पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है कंप्लीटली। आपने अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इस टाइम जब आप एग्जाम देंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी, और अगर आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप रिपीटर हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ें कंप्लीटली ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम अगेन अगेन कोर्स को ही पढ़ते रहते हैं, जबकि आपको ये नहीं पता कि कोर्स को बार बार पढ़ना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता भाई। उस चीज़ में क्या कमियां रही, उस चीज़ को अगर आप एक बार में ही समझ लें तो सेकंड अटेम्प्ट में ही आपके कंप्लीट चांस होते हैं सिलेक्शन रेट के। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, जो आपकी कमियां रह गई उन्हें दूर कीजिए, जो रिपीटर्स हैं उनसे पूछिए, और भी कुछ चीज़ अगर निकल कर आती है तो मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ ये भी चीज़ें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए और इन चीज़ों को अच्छे से इलेबोरेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा गाइस, एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो फर्स्ट सिली मिस्टेक मैंने आपको बताई थी कि जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो आप उसे काफ़ी टाइम दे देते हैं। तो मैंने जो आपको वो डाटा बताया था 20 से 25 सेकंड आप लगा देते हैं और 10-15 सेकंड अलग से 35 सेकंड। तो गाइस ये सिर्फ एक आइडिया था, आपका डिफरेंट टाइम अलग हो सकता है। हालांकि ये जो मिस्टेक है ये मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, लेकिन जो मैंने टाइम का जो आपको बताया, जो मैंने डाटा, जो मैंने ये न्यूमेरिक यूज़ किया, आपको इतना टाइम नहीं लेना है। आपका टाइम हो सकता है जैसे किसी का क्वेश्चन रीडिंग का पहले आप थोरोली 6 से 7 सेकंड दे रहे हो, फिर अगेन आप उसको 10 सेकंड दे रहे हो, या फिर हो सकता है पहले आप 3 से 4 सेकंड दे रहे हैं और अगेन फिर आप उसको 7 से 8 सेकंड दे रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी 2 बार आपका टाइम तो जा ही रहा है। तो इस तरह से आपको करना है कि आप एक बार उसको 3 से 4 या 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन उसे अच्छे से रीड कर लीजिए। तो वो डाटा है, आप उस पर मत जाइए। वो डाटा जो था वो आपको अच्छे से समझाने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए था। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, दिस इज कबीर, सी यू सून।